चलिए, आज हम जिस टॉपिक को चर्चा कर रहे हैं वो है ब्रिटिश शासन में शिक्षा का विकास एक्चुअली में कैसे हुआ है, शिक्षा के बारे में। शुरुआत करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन के प्रारंभिक दिनों में भारत में शिक्षा का विकास के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए। शुरुआत में उन्होंने कुछ एफर्ट्स नहीं डाले। कारण क्योंकि अगर उनको शिक्षा देनी थी तो फिर उनको यहाँ पर ग्रांट्स देना पड़ता है, यानी कि कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते थे। इस वजह से जब कोई खर्चा ही नहीं होगा तो फिर ध्यान की बात ही नहीं है। ब्रिटिश सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? आखिर जब शुरुआती दिनों में उन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे करके जब उन ऐसे क्या कारण बन गए जिन्होंने उन शिक्षा पर ध्यान देने लग गए? शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना। सबसे बड़ी बात ये थी कि शिक्षित भारतीय हमें क्यों चाहिए थे उन्हें, जिससे कि वो छोटे छोटे जो प्रशासनिक पद पर थे उनको भारतीयों को उनको नियुक्त किया जा सके। अच्छा, बात ये थी कि जो छोटे प्रशासनिक पदों पर, बड़े प्रशासनिक पदों पे नहीं। कहने का मतलब है, एक तो कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज होती थी, एक होती थी अनकोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज। तो ये जो छोटे पद होते थे ये वाले अनकोऑर्डिनेटेड होते थे, इन पर भारतीयों का अपॉइंटमेंट निश्चित करने के लिए बाबू टाइप के काम करवाए जाने थे, ठीक है। और जो आज के आईएएस ऑफिसर्स वाले वो सब कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज का हिस्सा हुआ करते थे। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि ब्रिटिश ये भी चाहते थे कि जब भारत में अगर हम साइंस का इस्तेमाल करवाएंगे, उनको इकोनॉमी पढ़ाएंगे, फाइनेंस के बारे में पढ़ाएंगे, तो जो भारतीय शिक्षित होंगे वो ये समझ पाएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, वो ये समझ पाएंगे कि कमर्शलाइजेशन क्या होता है, जिससे ये निश्चित हो पाएगा कि ब्रिटिश सरकार के जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट निहित हैं उनको भी पूरी तरीके से उनकी पराकाष्ठा सीमा तक पहुंचाया जा सकता है। यानी कि भारतीय तब समझ पाएंगे कि घाटे मुनाफे वाली सौदेबाजी क्या होती है और जिससे कि ब्रिटिश हितों की रक्षा हो पाएगी, यानी कि ब्रिटिश को फ़ायदा हो पाएगा। ये तो दो महत्वपूर्ण कारण हम देख सकते हैं। तीसरा कारण ये है कि प्रशासनिक, तो ये बता ही दिया आपको। इसके अलावा 1778 में हॉलैंड ने संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। नाम क्या है व्यक्ति का? हॉलैंड। तो याद रखने के लिए कि आप संस्कृत का व्याकरण प्रकाशित करने के लिए कहाँ गए? हॉलैंड गए। हालांकि ये यहाँ पर देश का नहीं, पर्सन का नाम है, बस याद रखने के लिए बता रहा हूँ। चार्ल्स विल्किन ने 1785 में गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया। इन सब चीज़ों की जो घटना है वो हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ से 1778 में हॉलैंड जो थे उन्होंने पब्लिश किया था संस्कृत का ग्रामर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और 73 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर जो वैरेन हास्टिंग है उसकी एंट्री होती है इंडिया में। और अब जो वैरेन हास्टिंग है, अब ये जनरली भारतीय भाषाओं में या भारतीय भाषाओं के पक्ष में है शिक्षा के माध्यम, और इसके अलावा भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति का भी पक्षधर है ये। तो वैरेन हास्टिंग याद रखिएगा। तो 1775 में 11 पंडित को अपॉइंट किया जाता है। एक कंपाइलेशन करिए। अब किस चीज़ का कंपाइलेशन करिए? हिंदू जो लॉ हैं, यानी कि उस समय जो भी धर्म स्मृति थी, धर्मशास्त्र थे या धर्मसूत्र थे हिंदुओं के, उन सबको कंपाइल किया जाए। 1775 में ऐसा कहा गया। और इस चीज़ को हेड कौन कर रहा था? हालहेड। इसको हेड कौन कर रहे थे? हालहेड, ठीक है। तो 1776 में कोड ऑफ जेंटू लॉस बनाया गया। ये हिंदुओं धर्मशास्त्र का कंपाइलेशन था, हेड करता थे हालहेड। 1784 में हमें ये पता है विलियम जोन्स ने एक स्थापना की। किसकी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो जो जोन्स भी है ना, ये जो विलियम जोन्स है, ये भी भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषाओं का समर्थक हुआ करता था। 1785 में हम क्या देख रहे हैं? 85 और 87, 2 साल का अंतर है यहाँ पर। चार्ल्स विल्किन ने जी से गीता का ट्रांसलेशन किया था और एच से हितोपदेश का ट्रांसलेशन किया था। अब एक याद रखो, जैसे विल्किंस, तो किन्स आ रहा ना, किन्स। ये बताओ भगवान कृष्ण ने गीता किसको सुनाई थी? अपने किन्स को, अपने सगे संबंधियों को। और जैसे जिस व्यक्ति ने गीता को ट्रांसलेट किया उसी ने हितोपदेश को, क्योंकि गीता में भी उपदेश दिया गया है, हितोपदेश में भी उपदेश दिया गया है, तो हमें याद हो जाएगा। इसके अलावा एआई, ठीक है ना। तो एआई विलियम जोन्स। अब विलियम जोन्स का एआई का तरीका कैसा है? ए से अभिज्ञान शाकुंतलम और आई से इंस्टीट्यूट ऑफ कोड लॉस। देखिए, जब 1784 में एशियाटिक सोसाइटी का गठन तो हो गया 1784 में, लेकिन 1789 यानी कि अपने गठन के 5 साल के बाद इसने पहली पुस्तक जो पब्लिश करी थी विलियम जोन्स ने, यानी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित या ट्रांसलेटेड होने वाली पहली पुस्तक जो थी वो थी अभिज्ञान शाकुंतलम। तो सबसे पहली जो पुस्तक जिसमें ज्ञान भरा था, ठीक है। इसी के अलावा आई से, तो अब देखो आई ए आई कैसे, हमें ए से अभिज्ञान शाकुंतलम और आई से इंस्टीट्यूट ऑफ कोड लॉस, ये भी याद रखिएगा 1789 और 1792 में। चलिए अब वापस हम आते हैं अपने यहाँ पर। चार्ल्स विल्किन ने 1785 में गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया है
और जिसकी प्रस्तावना इसकी किसने लिखी थी? वैरेन हास्टिंग ने, मैंने बताया था। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो चार्ल्स विल्किंस है और वैरेन हास्टिंग है, जो ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन थी उसके पक्षधर थे, भारतीय संस्कृति का सम्मान करते थे, भारतीय संस्कृति को और जानना परखना चाह रहे थे। इसी वजह से विल्किंस ने बनारस में पंडित कालीनाथ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। अब विल्किंस ने अगर गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया तो गीता संस्कृत में, संस्कृत से इंग्लिश ट्रांसलेट किया है, लेकिन उसके लिए उन्होंने पहले संस्कृत को सीखा होगा। तो वो संस्कृत सीखने कहाँ गया? जो संस्कृत की जननी है, कौन? बनारस। और वहाँ पे किससे? कालीनाथ से। चार्ल्स विल्किंस संस्कृत का ज्ञान प्राप्त प्रथम अंग्रेज था। सबसे पहला अंग्रेज जिसने संस्कृत का ज्ञान लिया वो था चार्ल्स विल्किंस, जिसने 1787 ईस्वी में हितोपदेश के अंग्रेजी अनुवाद किया। तो गीता और हितोपदेश का अनुवाद करने वाला कौन थे? किन्स। किन्स मतलब सगे संबंधी। इसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की कहानी जरा देखते हैं। इससे पहले हार्लेट के बारे में अभी हमने चर्चा करी है। तो हार्लेट भी भारतीय संस्कृति का समर्थक है। विलियम जोन्स ने जिसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापना करी है वो भी समर्थक है। और हेनरी कोलब्रुक, ये भी क्या है? कोलब्रुक जो है ये इंडियन संस्कृति का समर्थक है। तो अब इंडियन संस्कृति के समर्थक वाले जो नाम है वो हमें याद होने चाहिए, जैसे कि चार्ल्स विल्किंस, वैरेन हास्टिंग्स, हेनरी कोलब्रुक, हार्लेट, विलियम जोन्स। जनवरी 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी सर विलियम जोन्स ने भारतीय भाषाओं एवं शास्त्रों के अध्ययन के लिए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स ने अपने पैर कहाँ पे जमाए हुए थे? कलकत्ता में। तो वहीं पर उन्होंने इसकी स्थापना भी करी है। इसने प्राचीन भारत के इतिहास व संस्कृति की खोज का अध्ययन का कार्य किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी ही क्यों गई थी? व्हाट वाज द रीजन? तो उसने किस वजह से कि भारत का जो प्राचीन इतिहास और जो संस्कृति है इसका अध्ययन किया जा सके, इसको खोजा जा सके, इसको समझा भी जा सके। इसी वजह से जो लोग एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना में सहायक थे उनको हम ये मान के चलते हैं कि उन्होंने भारतीय संस्कृति से भले ही प्रेम नहीं था लेकिन द्वेष तब भी नहीं था। इसे बाद में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को ही बाद में रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल का नाम दिया गया। अच्छा, अब जब हमने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पढ़ा है 1784 में, इसकी स्थापना का डेट यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? डेट दिख रही है 1784। तो एक तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बंगाल में हुई, तो जो बंगाल में स्थापना हुई थी ये हुई थी 1784 में। एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बम्बई में हुई है, ये हुई 1804 में। अब याद करने का तरीका है 1784 में अगर आप बीड़ जोड़ दोगे 20 साल बाद तो 1804 हो जाता है। तो 84 से 20 साल बाद बम्बई में, 20 साल बाद बम्बई में 1804। अब इसमें भी आप ज़रा 20 जोड़ दो, लेकिन एक कम रह गया। तो 1823 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में, इसके 20 साल बाद स्थापना हुई बम्बई में, और इसके 1 साल बाद स्थापना, उसके 19 साल के बाद स्थापना होती है, 1 साल कम हो गया यहाँ की अपेक्षा, ग्रेट ब्रिटेन में। तो 3 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी और क्रिम से इनको एग्जाम में लगाने के लिए पूछा भी जा चुका है। दूसरी बात है अभिज्ञान शकुंतलम का जो अनुवाद है ये पहली पुस्तक है एशियाटिक सोसाइटी द्वारा अनुदित यूरोपीय भाषा में प्रथम ग्रंथ है। किसके द्वारा? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा। ये अभी बताया था। वो कब? अपने स्थापना से 5 वर्ष बाद 1784 में स्थापना हुई और 5 वर्ष बाद 1789 में। इसके अलावा विलियम जोन्स ने 1792 में इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से मनुस्मृति का अनुवाद प्रकाशित किया। तो पूछ लिया जाएगा कि मनुस्मृति का अनुवाद किसने प्रकाशित किया? विलियम जोन्स ने। और क्या टाइटल था? इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ। अच्छा, उसमें 2 ऑप्शंस देगा। एक ऑप्शन देगा आपको इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ और दूसरा देगा अ कोड ऑफ जेंटू लॉस। अब ये समझिए जो मनुस्मृति है ना ये अपने आप में इंस्टीट्यूट ही है, संस्था ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्रॉड यही है हिंदू लॉस के ऊपर। अब नोट हमें क्या करना है? मनुस्मृति का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद कौन सा था? जेंटू लॉस था, जो किसने किया था? नेथनियल हार्लेट ने बताया था 1786 में, है ना, इस ऑर्डिनेशंस ऑफ द पंडिट्स। तो मनुस्मृति के 2 कह सकते हैं आप ट्रांसलेशंस हुए हैं। पहला हुआ है 1776 में आ कोड ऑफ जेंटू लॉस, हार्लेट की स्थान में, नेथनियल ब्रासे हाईलाइट। और दूसरा जो हुआ है वो हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ, विलियम जोन्स की, विलियम जोन्स ने 92 में किया है। तो ये चीज़ है। अब विलियम जोन्स ने 1792 में गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद किया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, हमें बस इतना याद रखना है कि चार्ल्स विल्किंस ने, जो किन्स है ना, तो उसने उपदेश वाली ग्रंथ किया है, एक तो गीता और हितोपदेश, और बाकी जो भी कौन करेगा? एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी यानी कि विलियम जोन्स। ये दोनों हम फैक्ट्स पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब ये जो है इसमें ज़रा देखते हैं, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं की बात करेंगे। 1781 में गवर्नर जनरल वैरेन हास्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। सबसे पहले मदरसा बना या संस्कृत कॉलेज, तो आंसर इज मदरसा।
ठीक है। तो वारेन हास्टिंग, और वारेन हास्टिंग कौन था? ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन का सपोर्टर हुआ था, जो प्राच्य शिक्षा थी, प्राच्य शिक्षावादी था एक तरीके से। कौन? वारेन हास्टिंग। तो 1781 में कहाँ पे स्थापना हुई है? कलकत्ता मदरसा। यह अरबी, फारसी व बांग्ला भाषाओं का जानकार था। कौन? वारेन हास्टिंग। अरबी भी जानता था, फारसी जानता था, बांग्ला जानता था, लेकिन याद रखना यहाँ पर वो संस्कृत नहीं जान रहा है। ठीक है। कलकत्ता मदरसा के प्रथम जो प्रमुख यानी कि जो नाजिम थे वो थे मुल्ला मुजुद्दीन। ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। कौन सा? मुल्ला मुजुद्दीन। तो 1781 के बाद 10 वर्षों के बाद 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना करी है। किसने? नाम है जोनाथन डंकन। तो ये भी कौन हो गए? ये भी एक तरीके से ओरिएंटलिस्ट हो गए, यानी कि प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक ये भी हो गए। कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत स्कूल कंपनी के न्यायालयों में कानून के प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों की नियमित आपूर्ति के लिए बनाए गए थे। अब ये जो शुरुआत में जो एक मदरसा बनाया गया और एक ये संस्कृत कॉलेज बनाया गया, इसका मूल उद्देश्य ये था कि इनसे जो लोग भी पढ़ेंगे वो ट्रांसलेट कर पाएंगे क्या? इनके लॉस को, जो भी ये मुस्लिम लॉस को समझ पाएंगे, ये हिंदू लॉस को। तो यहीं से जो लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं या फिर जो पढ़ रहे हैं, उनको उस समय जो अदालतें होती थी, न्यायालय होते थे, उनमें रखा जाता था। अब जब न्यायालय में अगर कोई व्यक्ति हिंदू आएगा तो जैसा भाई काजिम डिसीजन दे देंगे उसके हिसाब से, सॉरी मुस्लिम्स जो आएगा तो मुस्लिम्स का निर्णय कैसे दिया जाएगा? काजिम के अनुसार दिया जाएगा, काजी के अनुसार। और हिंदुओं का निर्णय कैसे दिया जाएगा? जो लोग इस जोनाथन डंकन के द्वारा स्थापित संस्कृत कॉलेज से ग्रेजुएट होकर आए उनके अनुसार। तो कहने का मतलब जो न्याय उस समय था वो धर्म आधारित जो धर्म पुस्तकें थी उसके आधार पर ये चल रहा था। तो इन दोनों विद्यालयों का मूल कारण यही था। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए, असैनिक अधिकारी का मतलब यहाँ पर हो गया सिविल सर्वेंट्स, नॉट मिलिट्री सर्वेंट्स। तो इनकी स्थापना के लिए किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अब यहाँ पर दो नाम हैं, एक है लॉर्ड वेलेस्ली और एक है आर्थर वेलेस्ली। एग्जाम में आर्थर वेलेस्ली करके भी आपको ऑप्शन दिया जा सकता है, तो यहाँ पर आप यहाँ पे ये टिक कर लो कि लॉर्ड वेलेस्ली है यहाँ पर, ना कि आर्थर वेलेस्ली। ठीक है, आर्थर वेलेस्ली की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, लॉर्ड वेलेस्ली की बात कर रहे हैं। इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में करवा दी। इसके जो पहले प्रिंसिपल थे, कौन से? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम कहाँ पे बना था? कहाँ पे? कोलकाता में। तो कोलकाता के पहले जो प्रिंसिपल हुए वो हुए हेनरी टी कोलब्रुक। यहाँ पे अभी मैंने एक नाम बताया था, हेनरी कोलब्रुक, यही है। तो हेनरी टी कोलब्रुक बने, लेकिन 1802 में इसे बंद कर दिया गया। अब बात यह है कि इसे बंद क्यों कर दिया गया? तो मैंने सिविल सर्वेंट्स वाले टॉपिक में पढ़ाया था, क्योंकि उनको ये लगने लग गया था ब्रिटिशर्स ने कि अगर सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग बंगाल के अंदर होगी तो हो सकता है इनकी जो फेथफुलनेस है वो भारत के पक्ष में ज़्यादा हो जाएगी और ब्रिटिश के पक्ष में कम हो जाएगी। इस वजह से उनको डाउट पैदा हो गया था। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, फोर्ट विलियम पैलेस के जो पहले प्रिंसिपल थे कोलब्रुक, वो भी ओरिएंटलिस्ट थे। डेविड हेयर ने 1820 में कलकत्ता में बिशप कॉलेज की स्थापना करी। सबसे पहले तारीख याद कर रहे हैं, कब? बा से बिशप और बा से 20 में। और किसने? हेयर ने। तो ये बताइए बिशप कॉलेज किसके द्वारा बताया गया? हेयर। ये बताओ, बिशप को हमने मान लिया सप, सप यानी कि शॉप। आप शॉप पे क्या हेयर कटाने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ऐसे याद कर सकते हैं। अब इस स्कूल से संबंधित कौन थे? छोड़ते थे राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ आदि ने 1817 में, किसमें? 17 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बाद में ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे प्रेसिडेंसी कॉलेज में चेंज कर दिया जाता है। तो एक तो ये ही हिंदू कॉलेज कब बसा है? 1817 में। किस किस के द्वारा? राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ। अलेक्जेंडर डफ एक घड़ी साज हुआ करते थे। कौन थे? इनका पेशा क्या था? घड़ी साजने वाले। अच्छा, अब ये भी पूछा जाता है कि ये कलकत्ता हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता का है, जिसको राजा राम मोहन राय ने 1817 में बसाया था, इसको प्रेसिडेंसी कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन किसके द्वारा? तो आंसर इज लॉर्ड डलहौजी। किसके द्वारा कन्वर्ट किया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। आगे देखते हैं। हिंदू कॉलेज पाश्चात्य पद्धति पर शिक्षा देने वाला भारत का प्रथम उच्च शिक्षण संस्थान था, जिसे डलहौजी ने प्रेसिडेंसी कॉलेज का दर्जा दिया। तो अब पूछ लिया था कि ऐसा कौन सा पैलेस था, सॉरी कॉलेज था, जिसने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया, और उसमें से एक ऑप्शन में आपके पास फर्ग्यूसन कॉलेज भी आएगा। तो अब याद रखिए कि फर्ग्यूसन कॉलेज ये महाराष्ट्र के रीजन में था, और इसने भी इंग्लिश में एजुकेशन की बात करी है, और यहाँ से तिलक से भी रिलेटेड थे, क्योंकि तिलक का ये मानना था कि इंग्लिश चूँकि उस समय इंटरनेशनल लैंग्वेज बनी हुई है, तो अगर ज़्यादातर लोगों का एक्सपोजर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा तो ये भारतीयों के लिए अच्छा होगा, हम ब्रिटिशर्स की जो मनुस्मृति उसको समझ पाएंगे। और अतः अगर जब हम उनकी मनुस्मृति को समझ पाएंगे तो उनके जो क्रियान्वयन करने का जो तरीका है वो भी हम समझ पाएंगे, और अपने अधिकार कैसे उनसे हमें प्राप्त करने हैं, लड़ के, झगड़ के, डरा के, धमका के, कैसे, वो हम समझ पाएंगे उनकी मेंटलिटी को। लेकिन जो पहला स्थापना हुई है वो हुई है 1817 का। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना बाद में हुई है।
चलिए, तो पहला कौन सा कॉलेज है जिसने हायर एजुकेशन, कोई इंस्टीट्यूट जिसने पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया हो, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन पर बल देने वाला जो है वो है आपका यही कलकत्ता वाला। और क्योंकि राजा राम मोहन राय वैसे भी पश्चिमी शिक्षा के समर्थक हुआ करते थे। अब बात यह है कि घूम फिर के विलियम कैरे ने सेरमपुर कॉलेज की स्थापना करी है। विलियम कैरे ने कब करी है? सेरमपुर कॉलेज। अब ये जो सेरमपुर कॉलेज है ये आपके एनसीईआरटीज़ में, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटीज़ भी यहाँ पे हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेरमपुर में अपना मिशन खोला। अब ये जो सेरमपुर कॉलेज है, देखो 1800 में सेरमपुर में एक छापा खाना खोला गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। इसे ज़रा पढ़ते हैं। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। जैसे अभी हमने शुरुआत में पढ़ी थी, तो 1813 के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब 1 लाख रुपए भारत के लिए दिए शिक्षा के लिए 1813 के एक्ट में, यानी कि इससे पहले वो कोई भी मिशनरी एक्टिविटीज़ के खिलाफ थे। वो ये चाह रहे थे, उनका डर क्या था कि अगर मिशनरी एक्टिविटीज़ हम करने लग जाएंगे तो इससे असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेज़ों की उपस्थिति की इसको शक की नज़र से देखने लगेंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि ये अंग्रेज़ हमारा कुछ अच्छा करने के लिए नहीं, जबकि अपना क्रिश्चियन धर्म को प्रसारित करने के लिए आए हैं। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्रों में अपनी संस्थाएं ना खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने, देखो तो सीधी सी बात है, जिन एरियाज पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था तो वहाँ पर तो मिशनरीज एजुकेशन या इंस्टीट्यूट्स कुछ ओपन नहीं हो पा रहे थे। इसी वजह से सेरमपुर को चुना गया। अब सेरमपुर जो था वो डच का इलाका था। किसका? डचों का इलाका था, डचिस। तो इसी वजह से यहाँ पे मिशनरीज एक्टिविटी स्टार्ट करी गई। इसी के तहत 1800 में एक छापा खाना खोला गया और 1818 में सेरमपुर कॉलेज ओपन हुआ। चीज़ें समझ में हमें आ गई हैं। अब हम ज़रा यहाँ पर देखेंगे, तो ये जो सेरमपुर कॉलेज है ये कब स्टार्ट होता है? 1818। आगे देखेंगे 1824 में कलकत्ता में लॉर्ड एमहर्स्ट ने गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एमहर्स्ट। ठीक है, एमहर्स्ट। एमहर्स्ट ने क्या किया है? देखो गवर्नमेंट, तो देखना टाटा दोनों में आ रहा। तो गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज किसने स्थापना किया है? एमहर्स्ट ने। कब? 1824 में। इसके बाद है 1833 में, हम ये क्रम से पढ़ रहे हैं, 1833 में इंग्लिश को ऑफिशियल भाषा मान लिया गया, मैकाले कमेटी। बम्बई में एल्फिंस्टीन कॉलेज की स्थापना 1834 में हुई। एल्फिंस्टीन, फस्टीन 4 है ना, फस्टीन 4 यानी कि 34 में। 1835 में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव डाली है। ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 36 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक शासन, मतलब वायसराय के तौर पे या गवर्नर के तौर पे शासन कर रहे हैं। 1835 की एडम रिपोर्ट आती है। अब जो एडम रिपोर्ट है ये एजुकेशन पे, शिक्षा पर, और कहाँ की शिक्षा पर? बिहार और बंगाल की शिक्षा पर आधारित ये एजुकेशन रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? एडम रिपोर्ट। अब एडम रिपोर्ट के बारे में अगर आप देखोगे तो ये है एडम रिपोर्ट। 1830 के दशक में विलियम एडम, अब ये भी पूछा गया कि विलियम एडम कौन था? ये था एक स्कॉटिश मिशनरी था। मैंने क्या बताया था? स्कॉटलैंड के लोगों ने मिशनरीज एक्टिविटीज स्टार्ट करी हुई थी। तो ये एक स्कॉटिश मिशनरी हुआ करता था, सेरमपुर का हेडक्वार्टर्स पे यहाँ पे काम करता था वहाँ पे। इसने बंगाल और बिहार के कुछ जिलों को टूर किया और इसने ऑब्जर्व किया। इसने ऑब्जर्व किया वो कहता है कि जो फीस डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स, भाई उस समय जो भारत के जो स्कूल थे, देसी स्कूल थे, पाठशालाएँ थीं, उनमें जो फीस है इस बात पर आधारित करती है कि किसके पिताजी कितना कमाते हैं। अगर कोई अमीर है तो उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और अगर कोई गरीब है तो उसका पैसा कम देना पड़ेगा। और बर नॉट सेपरेट, दूसरी सबसे बड़ी बात है, स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू द डिफरेंट क्लासेस। जैसे आज वर्ग बना दिया क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, उस समय ऐसा कोई डिवीज़न नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है एक साथ बच्चे बैठे हैं, बस अलग अलग मास्टर उनको उनकी बुद्धि के अनुसार उनको काम देते हैं, होमवर्क देते हैं, क्लास वर्क देते हैं। ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर, वो सब एक साथ बैठते हैं एक ही जगह पर। इसके अलावा तो गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग। वही बात है। अब उनको पढ़ाया कैसे जाता है कि उनके अधिगम यानी कि सीखने का स्तर क्या है, उनकी IQ क्या, उसी के अनुसार टीचर्स उनको काम दे रहे हैं। एडम ने पाया कि ऐसे ये जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है, उस समय ये फोकस रखिए, उस समय का सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल है, एक ही क्लास में नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट सब्जेक्ट नहीं है, टीचर्स पीरियड्स का कोई डिवीजन नहीं है। तो ये स्ट्रिक्ट रूल्स हैं आजकल जो चल रहे हैं और ये बड़ा कारण है कि बच्चे डरते भी स्कूल जाने से। उस समय का सिस्टम कैसा था? फ्लेक्सिबल था। और वो कहता है ये उस समय की जो लोकल की ज़रूरतें थी, जो देसी ज़रूरतें थी, उनको ये पूर्ति भी करता था ऐसा सिस्टम। उदाहरण के तौर पे ये कहता है कि जब फसलें की कटाने का टाइम आता था, कटने का टाइम आता था, तो जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे थे वो अक्सर करके अपने फील्ड्स पे यानी कि खेतों पे काम करने के लिए चले जाते थे, जैसे आज भी भारत के बड़े एरियाज़ पे होता है।
द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्ड। और एक बार जब फसल कटने के बाद घरों में रख जाती थी, उसके बाद वो दोबारा से स्कूल आ जाते थे, तो फिर दोबारा से पाठशालाएं प्रयोग ओपन हो जाती थी। दिस मीन, इसका मतलब ये था दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट फैमिलीज कुड स्टडी। इसका मतलब ये था कि उस समय भारत में गरीब का बच्चा भी, इवन जो कृषक है जो खेती किराए पर लेकर काम कर रहे हैं, उनका बच्चा भी पढ़ सकता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप ये ऐसे भी इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे एडम की रिपोर्ट को, तो लोग ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में, यानी कि जब एंशिएंट इंडिया थी, ब्रिटिश इंडिया में, जो अपर क्लासेस लोग थे, उन्होंने लोअर क्लासेस लोगों को शिक्षा नहीं लेने दी। दिस इज अ कंप्लीट लॉन्ग एडिशन। और आप अपने तर्क में एडम की इस विलियम एडम की इस रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं, जो कि बिहार और बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लेकर बनाई गई थी। वेट अ मिनट, आई हैव टू ड्रिंक वाटर। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आइए एक बार हम अपना जो है टॉपिक्स उनको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 1820 में बिशप कॉलेज, 17 में हिंदू कॉलेज डेविड हेयर राजा राम मोहन राय के द्वारा, 1818 में सेरमपुर कॉलेज, 1824 में लॉर्ड एमस्ट के द्वारा गवर्नमेंट रिसर्च कॉलेज, 1833 में ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया अंग्रेजी को, 34 में फनस्टीन 34 में, 35 में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव डाली, 1835 में एडम की रिपोर्ट आई एजुकेशन पर बिहार और बंगाल। इसके बाद 1847 में टॉमसन ने रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करी है। तो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है इंडिया का पहला, और किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, तो नाम व्यक्ति का आपको पता है, टॉमसन के द्वारा, राइट। अब हम बात करेंगे गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य जो थे, उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जेईडी बेथ्यून। इनका एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वीमेन इमेंसिपेशन, यानी कि जो महिला सशक्तिकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो नाम है जेईडी बेथ्यून। तो एक चीज़ आपको ये यूनिक फैक्ट ये पता चलता है कि ये गवर्नर जनरल की परिषद के भी सदस्य थे, और इन्होंने 1849 में एक भारतीय बालिकाओं के लिए कलकत्ता में एक स्कूल खोला था, एक स्कूल। बेथ्यून की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने इसे बेथ्यून महाविद्यालय भी बना दिया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। अब याद रखना, जैसे जेईडी बेथ्यून का हम नाम लेते हैं, वैसे ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी ये संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे, खुद ही ब्राह्मण थे, और इन्होंने ही ब्राह्मणों के बनाए गए जो कानून थे उनका विरोध भी किया है। ठीक है। बेथ्यून ने एक कॉलेज खुद ही खोला था कलकत्ता में, जबकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत कॉलेज के एक प्रिंसिपल हुआ करते थे। ऐसे स्टेटमेंट्स में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये भी पूछ सकता है कि क्या स्टेटमेंट में दे दी कि जेईडी बेथ्यून ऑल्सो सर्व्ड एज वन ऑफ द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। द आंसर इज यस। सेरमपुर मिशनरी की बात अभी हमने करी है कि सेरमपुर मिशनरी में क्या हाल था, क्या नहीं था। ईसाई मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना था। अब हमें ये पता है कि 1813 तक तो ब्रिटिशर्स ने मिशनरीज को अलाउ नहीं किया। इसी वजह से उन्होंने अपना केंद्र कहाँ पे बनाया? कलकत्ता के सेरमपुर या श्रीरामपुर में। यहाँ पर एक प्रिंटिंग प्रेस 1800 में स्थापित की गई, और उसके 18 साल के बाद यहाँ पे कॉलेज बनाया गया। बंगाल में जो 3 लोग थे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल थे, जैसे डॉक्टर केरे, अब्बा केरे इनका नाम था पूरा, मार्समैन और बाड़ी, सेरमपुर की डच बस्ती में रहने लग गए। इन तीनों को मिलकर सेरमपुर त्रिया, यानी कि सेरमपुर ट्राइयो कहा जाता है। 3 लोग, डॉक्टर अब्बा केरे, मार्समैन और कैरी बार्ड। इन तीनों के प्रयास के कारण 1799 में सेरमपुर मिशनरी का निर्माण हुआ। अब सेरमपुर मिशनरी का निर्माण कब हो रहा है, ये भी तारीख याद रख सकते हैं आप, 1799, 799। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट। अब कई बार जब क्वेश्चन आता है कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि ये नाम लिखना चाहिए मैकाले। नहीं, मैकाले का संबंध इंग्लिश के आधुनिक शिक्षा का मतलब है मैथ, साइंस, इन सबकी शिक्षाओं का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट है। इसके अलावा 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में वैज्ञानिक शिक्षा के प्रसार के लिए सालाना 1 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किस में? 1 लाख रुपए 13 में। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार का वास्तविक जो कार्य है वो 1813 ईस्वी के बाद ही किया गया। इससे पहले कोई बजट आवंटित नहीं किया गया था भारत में शिक्षा के लिए। 1833 का जो एक्ट हुआ था शिक्षा प्रसार हेतु, इस रकम को 1 लाख से बढ़ाकर सालाना 10 लाख रुपए कर दिया गया था। वो भी कैसे? सालाना की बात हो रही है कि हर साल 10 लाख रुपए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 2 दे सकते हैं वो आपको बना कि 1813 में 1 लाख रुपए था और 1833 में 10 लाख रुपए था, राइट।
इसके बाद प्राच अंगल विवाद क्या था। प्राच का मतलब है प्राचीन, ईस्ट में जो पूरब में जो शिक्षाएं थी वो, और अंगल का मतलब है एंग्लो, दैट मीन्स इंग्लिश में। तो कई ब्रिटिशर्स का मानना ये था कि हमें प्राच्य में शिक्षा देनी चाहिए, भारतीयों के जो विषय हैं जो संस्कृति है उसी की शिक्षा देनी चाहिए। अंगल का मानना ये था कि नहीं, हमें अंग्रेजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो इंग्लैंड में जो सब्जेक्ट चल रहे हैं, इंग्लैंड में जो लैंग्वेज चल रहा है उसके हिसाब से इन्हें शिक्षा देनी चाहिए। इसी विवाद को हमने ये कहा जाता है। तो इसके ऊपर जो जनरल कमेटी बनी थी, ये बनी थी 1823 में। तो ये विवाद कब स्टार्ट होता है, 1823 में गठित लोक शिक्षा जन की सामान्य समिति यानी कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के सदस्यों में विवाद था। अब जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है सामान्य समिति, शिक्षा पे किस दिशा में इनको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा। 1841 में लोक शिक्षा समिति को समाप्त कर काउंसिल ऑफ एजुकेशन का गठन किया गया। तो काउंसिल ऑफ एजुकेशन का गठन कब हुआ, 1841 में, लोक शिक्षा समिति को समाप्त करके। अब जरा ये देखें कि प्राच्य शिक्षा समर्थक दल के नेता कौन कौन थे। अभी पहले हमने कुछ नाम पढ़े, जरा उनको देखते हैं। एक तो हम पढ़ के आ रहे हैं H.T. कोलब्रुक का। इसके अलावा हम बात करेंगे विलियम जोन्स भी था इसी में, क्योंकि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी। वारेन हेस्टिंग्स ने उसकी मदद भी करी थी, वारेन हेस्टिंग्स भी इसी में था। H.T. कोलब्रुक, अब H.T. कोलब्रुक कौन है याद करो, अभी बता के आ जाऊँ। ये प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ, कहाँ का पहला प्रिंसिपल है, फोर्ट विलियम का, H.T. कोलब्रुक। इसके अलावा जो अन्य सदस्य हैं उनमें आपका आएगा ये जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप का हिस्ट्री में नाम सुनते ये प्रिंसेप है। और H.H. विल्सन का एक नाम हमें और याद रखना चाहिए, H.H. विल्सन, है ना। हाँ, उसकी बिल थी कि हिंदी में ही यानी कि प्राच्य भाषाओं में ही ये शिक्षा चले। तो ये नाम हो गए हमारे। ये जो थे ये भारत में संस्कृत और अरबी क्योंकि मुस्लिम्स की भाषा, उसमें अध्ययन को प्रोत्साहन देना चाहते थे और भारत में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रसार इन्हीं भाषाओं से करना चाहते थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि भारत में ज्ञान विज्ञान नहीं करो, वो कह रहे थे आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना हो बट इन्हीं की भाषाओं में पढ़ाओ, आइदर इन संस्कृत और इन अरबी, क्योंकि ये नेटिव लोग से इन्हीं दोनों भाषाओं को समझेंगे। मद्रास का जो गवर्नर था उसका नाम था टॉमस मुनरो और बम्बई का गवर्नर था एल्फिंस्टीन। इन दोनों के नेतृत्व में जो गुट हुआ वो हुआ आंगनवाड़ी। तो ये चाह रहे थे कि इंग्लिश में शिक्षा दी जाए। इसमें और कौन कौन लोग थे, टॉमस मुनरो, एल्फिंस्टीन के अलावा, एल्फिंस्टीन कॉलेज कब बना, 1834 में, फिंस्टीन 4 में। कौन कौन अन्य सदस्य थे, चार्ल्स ग्रांट, विल्बरफोर्स और ट्रेवलियन। आंगनवाड़ी गुट अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाना चाहता था। आंग्ल प्राच्य विवाद को निपटाने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन, विलियम बेंटिक ने काउंसिल के विविध सदस्य जो थे, काउंसिल के विधि सदस्य थे उस समय, कौन, लॉर्ड मैकाले यानी कि कानून के ज्ञाता थे, बंगाल की लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष 1833 में नियुक्त किया तथा भाषा के विवाद पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। तो कह सकते हैं कि भारत जो भाषा पर विवाद की रिपोर्ट थे उसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले। मैकाले से चार्टर 1813 के चार्टर की धारा 43 के तहत सलाह मांगी गई थी, क्योंकि एक कानूनी चीज़ हो गई। तो कानूनी उस समय सदस्य कौन थे, विधि सदस्य कौन थे, लॉर्ड मैकाले। मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना स्मरण यानी कि मैकाले मिनट प्रस्तुत किया। कब, ये तारीख याद रखिएगा, कब है तारीख, 2 फरवरी 1835 है। मैकाले के अनुसार एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के समस्त साहित्य के बराबर है। यानी कि एक तरीके से क्लियर कट इंसल्ट है इंडियन जो लैंग्वेज था, इंडियन नॉलेज था उसका। उसने पूर्वी ज्ञान को यूरोपीय ज्ञान से घटिया बताया। पूर्वी ज्ञान यानी कि जो भी हेमिस्फीयर के साइड जो भी देश है। मैकाले अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसा वर्ग बनाना चाहते थे जो रंग तथा रक्त से भारतीय हो परंतु प्रवृत्ति, विचार, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हों। इस तरीके से वो अंग्रेजों के जो इंटरेस्ट थे, अंग्रेजों की हितों की रक्षा करने का कारण, अंग्रेजों की हितों की रक्षा हो, इसी कारण उसने इंग्लिश मीडियम पर ज़्यादा जोर दिया हुआ था। साथ में धीरे धीरे अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक हुआ करते थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे जिससे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी थी। वो सोचते थे कि भारत के लोग पिछड़े हैं। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। अब मैं इसे सिर्फ आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, अब हिंदी है, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं है। मैकाले का कहना था कि एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देश साहित्य के बराबर है। ये जो कोट है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा कहा गया था, ये फेमस है, सब जानते हैं। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है।
आगे देखते हैं, गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजों के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो मानते थे कि वो ये मान रहे थे कि उस समय जो कि कीट्स नाम का ब्रिटिश, आपने अंग्रेजी का इनका सुना होगा, जॉन कीट्स, विलियम शेक्सपियर, इन सब की रचना मिलेंगे और पढ़ने का मौका मिलेगा। ये बड़े फेमस होंगे कि भारतीयों को ज्ञान मिलेगा, क्योंकि ये मानते थे कि असली ज्ञान यूरोपियंस के पास ही है। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये सोच रहे थे कि अंग्रेजी पढ़ने से वो व्यक्ति सभ्य भी बनेंगे, अदरवाइज पहले लोग कैसे हैं, असभ्य हैं। मैकाले के मिनट्स के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे, जिसकी स्थापना 1881 में हुई है, और बनारस संस्कृत कॉलेज, जिसकी स्थापना 1891 में हुई है, जैसे जो प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन ना दिया जाए, यानी कि अब इनकी फंडिंग बंद कर देनी चाहिए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिर कहा है। किसने मैकाले ने, की संज्ञा दी। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकें छपने लगीं। तो पूछा जा सकता है कि कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे जो प्राच्यवादी संस्थान थे, इन संस्थानों को अपने आप शरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों, ये किसने कहा है? तो आप क्या बोलोगे? थॉमस बेबिंगटन मैकाले। चलिए, तो मैकाले के बारे में हमने चीज़ों को समझा, उसके माइंडसेट को समझा। मैकाले ने कहा कि बेंटिक ने प्राच्य निरंकुशता में ब्रिटिश स्वतंत्रता की भावना भर दी। ये शब्द कलकत्ता में बेंटिक की प्रतिमा पर भी खुदे हैं। अब बात यही, एक शब्द किसके द्वारा कहा गया है? मैकाले के द्वारा। बेंटिक का नाम क्यों आता है? 1828 से 1836 तक का कार्यकाल किसका? लॉर्ड विलियम बेंटिक का है। इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल और इंडिया का लास्ट गवर्नर और इंडिया का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत क्या है? ये जरा बवाल क्या है? ये है डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउन फिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि शिक्षा का ऊपर वर्ग के लोगों को शिक्षा दे दो, इनसे छनकर इनके नीचे वर्ग के पास आएगी, इनसे छनकर इन्फिल्ट्रेशन होकर इनके पास पर छन्नी लगी है, तो ये छन कर अंत में नीचे तक पहुंच जाएगी। और ये जो सिद्धांत ये दिया है ऑकलैंड। तो याद करने का मतलब क्या है? अधोमुखी सिद्धांत ऑकलैंड, इस सिद्धांत के अनुसार मैंने बता दिया है क्या इनका कॉन्सेप्ट था। हाँ, अब एक चीज़ याद रखना, हमने जितने भी नाम देखे थे जो ब्रिटिश शिक्षा यानी कि अंग्रेजी शिक्षा को फोकस कर रहे थे, जैसे कि थॉमस मुनरो, एल्फिंस्टीन, चार्ल्स ग्रांट, विल्बरफोर्स, ट्रेवलियन, एक सबसे बड़ा नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल वाज द ग्रेट सपोर्टर ऑफ एंजलिस्ट। ही एम्फेसाइज्ड, उसने किस बात पे जोर दिया? उसने प्रैक्टिकल और साइंटिफिक एजुकेशन पर जोर दिया। ये एनसीईआरटी में गिवन बुक फैक्ट है, इस वजह से मैंने इनको लिखा है। आगे देखेंगे। हाँ, अब ये जेम्स थॉमसन, इसी को हम थॉमसन प्लान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थॉमसन प्लान ऑफ 1843, है ना। कहाँ पर? देसी। अब सबसे बड़ी बात है, किस एरिया में इसका सर्वे हुआ है? आधुनिक उत्तर प्रदेश में। उस समय इसको नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस बोलते थे हम। इसमें क्या था? देसी भाषा द्वारा ग्राम शिक्षा की विस्तृत योजना बनाई है कि देसी भाषाओं में शिक्षा होनी चाहिए, वो भी ग्रामीण शिक्षा। ये प्लान था, थॉमस प्लान। इसके अंतर्गत छोटे छोटे अंग्रेजी स्कूलों को बंद कर दिया गया। ठीक है, अंग्रेजी स्कूलों को बंद किया गया क्योंकि मेन फोकस किस पे है? देसी भाषाओं पर है। अंग्रेजी शिक्षा केवल कॉलेजों तक सीमित कर दी गई तथा गांवों में गणित और कृषि विज्ञान जैसे विषय स्थानीय भाषा में पढ़ाए जाने लगे। तो पूछ ले कि जेम्स थॉमसन ने देसी लैंग्वेज को प्रमोट किया है फिर इंग्लिश को? तो बोलेंगे देसी को। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने यह नियम बनाया क्या? कि सभी लोक सेवाओं एक शिक्षा परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ एजुकेशन द्वारा आयोजित कराई गई खुली प्रतियोगिता के आधार पर भरी जाए। जितने भी सिविल सर्विस के पद थे, ओपन कॉम्पिटिशन के थ्रू, तथा अंग्रेजी ज्ञान को वरीयता दी जाए। और उसमें प्रेफरेंस कैसे मिलने लग गया? इंग्लिश को। इस प्रकार नागरिक सेवा के द्वार भारतीयों के लिए भी खोल दिए गए, लेकिन तब भी भारतीय बहुत कम कम्पीट कर पा रहे थे अंग्रेजी की बाध्यता की वजह से। चलिए आगे देखते हैं। 1875 में अलीगढ़, जैसे अभी हम बहुत सारे कॉलेज देख कर आए हैं, जैसे 20 में बिशप कॉलेज हमने देखा, 1817 में ये कलकत्ता का कॉलेज देखा, 1818 में हमने सेरमपुर में कॉलेज देखा है। उसी के क्रम में हम देखेंगे 1875 में अलीगढ़ कॉलेज स्थापना की गई सर सैयद अहमद खान के द्वारा, और इसकी जो नींव डाली थी वो डाली थी लिट्टन ने, क्योंकि लिट्टन ही उस समय 1878 में
अफगान वॉर के टाइम पे कौन था? लिटन ही था। तो 1920 में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाता है। 1854 की शिक्षा का जो चार्ल्स वुड का डिस्पैच है उसके बारे में जरा चर्चा करेंगे अब हम। वुड डिस्पैच 1853 के चार्टर एक्ट के अनुसार गठित हुआ था, ठीक, 1853 के एक्ट। इसमें 100 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 100। ये पूछ सकते हैं कि मोर देन 100, तो पूरे एग्जैक्ट 100 थे। सर चार्ल्स वुड जो उस समय अर्ल ऑफ एबरडीन की मिली जुली सरकार में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद पर थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन था? जो इंडियन के ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स देख रहे थे इंडिया के अंदर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष हुआ करता था कौन? सर चार्ल्स वुड। भारत की भावी शिक्षा की एक व्यापक योजना बनाएगी जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया। कहने का मतलब है ऑल इंडिया के लिए ये आयोग था। वुड डिस्पैच की भारतीय शिक्षा को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब हो गया एक तरीके का अधिकार पत्र कि कुछ अधिकार दिए गए। देखेंगे क्या अधिकार दिए गए। पहली सिफारिश इसकी है कि सरकार जो पाश्चात्य शिक्षा है, कला, दर्शन, विज्ञान व साहित्य का प्रसार करे। ये तो स्टैंड हमेशा रहेगा। उच्च शिक्षा के लिए माध्यम अंग्रेजी हो किंतु देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। अब इन्होंने ये कहा है चार्ल्स वुड ने कि हायर एजुकेशन तो इंग्लिश में होनी चाहिए, लेकिन जो देसी भाषा है इनको भी आप प्रमोट करिए, एकदम ख़त्म नहीं कर दो, ठीक है। तो वुड ने क्या है? वुड ने कहा है कि जो वुड कह रहे हैं, वुड ने बेसिक लैंग्वेज को भी फोकस किया है। बेसिक मतलब कि देसी भाषा है। गांवों में देसी भाषा में प्राथमिक पाठशाला स्थापित की जाए तथा उनके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और कॉलेज खोले जाएं। वो कह रहे हैं कि अगर आप ये ग्राम है तो यहाँ पर देसी भाषाएं होनी चाहिए। इनके ऊपर जो जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है यहाँ पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल, एंग्लो वर्नाकुलर यानी कि देसी भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी। और जो बड़े बड़े जो महानगर हैं उनमें जो कॉलेज खोले जाएं उनमें ओनली इंग्लिश लैंग्वेज चलनी चाहिए। तो 3 टियर क्लासिफिकेशन करता है वुड डिस्पैच। शिक्षा में निजी प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान दिया जाए, यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कंपनी के 5 प्रांतों कहाँ कहाँ पे? बंगाल, बम्बई, मद्रास, उत्तरी पश्चिमी सीमा, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स प्रांत और पंजाब में एक एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए। तो ये पूछ सकता है कि वुड डिस्पैच ने एक लोक शिक्षा इन 5 प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था, आंसर इज यस। तो इस तरीके से 1855 में इन 5 प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग स्थापित हुआ है। तो हमें एक तारीख अगर याद रहेगा कि किस वर्ष हुआ है तो हमें याद हो जाएगा कि 1854 में अगर वुड डिस्पैच एक्ट आया था तो 1855 में इन 5 प्रांतों में, है ना, 5 प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग। इसके अलावा लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। तो 1857 में 3 विश्वविद्यालय हमारे बने हैं। कौन कैसे? KBM, कोबम से याद रखना, कोलकाता, B से बम्बई, M से मद्रास, बस। और ज़्यादा याद नहीं रखना, एक क्रम पूछ सकते हैं। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया था। ये अब तो हर एक जो भी आयोग आएगा ये सब कहेगा, लेकिन दिया कुछ नहीं जा रहा था। अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं। महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया था, ये भी। स्टेनली आज्ञा पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्टेनली आज्ञा पत्र 1859 में, ठीक है। और ये इसमें शिक्षा संबंधी घोषणा की गई थी। बस इसका तारीख याद रखिएगा, वो क्रम से लगाने के लिए रहेगा। स्टेनली शिक्षा पत्र 1859 में। वुड डिस्पैच की जब हम बात करेंगे तो जरा देखते हैं कि वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ द डिस्पैच पॉइंटेड टू वाज इकोनॉमिक। तो वुड डिस्पैच का जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था वो था इकोनॉमिक। यूरोपियन लर्निंग, वो कह रहे थे कि अगर यूरोपियन ज्ञान होगा तो ये वुड एनेबल इंडियंस टू रिकॉग्नाइज द एडवांटेज दैट फ्लो फ्रॉम द एक्सपांशन ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स। ये कह रहे थे कि अगर यूरोपियन ज्ञान भारतीयों को मिलेगा तो ये समझ पाएंगे कि ट्रेड के प्रसार ट्रेड और कॉमर्स के प्रचार प्रसार से क्या एडवांटेजेस होते हैं। एंड मेक देम सी द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्स ऑफ द कंट्री। और उन्हें यह भी समझ में आया कि देश के लिए संसाधन का निर्माण करना कितना आवश्यक है और उसके क्या फ़ायदे हैं, कितना महत्व है। इंट्रोड्यूसिंग देम टू यूरोपियन बेस ऑफ लाइफ, अगर उनको यानी कि इनको देम का मतलब अगर भारतीयों को यूरोपियन तौर तरीके से वाकिफ करा दिया जाए तो वुड चेंज दियर टेस्ट एंड डिजायर। तो उनकी जो आदतें हैं और उनकी जो सोच है वो सब बदल जाएगा। और एक एज एंड क्रिएट अ डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स, और धीरे धीरे वो अपने जीवन में जो ब्रिटिश गुड्स होते हैं, ब्रिटिश सामान की डिमांड करने लगेंगे। और जब ब्रिटिश सामान की डिमांड होगी तो फिर ब्रिटिश के सामान आसानी के साथ में सेल होगा।
इसके अलावा प्रोड्यूस्ड इन यूरोप। वुड डिस्पैच ऑल्सो आर्ग्यूड, उसने ये भी कहा, ये भी तर्क दिया कि यूरोपियंस लर्निंग वुड इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस, कि अगर आप यूरोपियन भाषाएं सिखाएंगे, यूरोपियन शिक्षा देंगे, तो इससे भारत का जो मोरल कैरेक्टरिस्टिक है वो भी चेंज होगा, यानी कि वो और प्रतिबद्ध हो जाएंगे अंग्रेजी रूल की तरफ। इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट एंड दस सप्लाई द कंपनी विद सिविल सर्वेंट्स, और शिक्षित होकर ये सिविल सर्वेंट्स कंपनी को सप्लाई करेंगे, हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेंट अपॉन, और जो अंग्रेजी शिक्षा पढ़ के आए हैं उनके ऊपर वो विश्वास किया जा सकता है, उन सिविल सर्वेंट्स के ऊपर। द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वाज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर्स, वो कहते हैं कि जो पूर्व की जो साहित्य है वो सिर्फ कमियों से भरा, या कमियों से यानी कि गलतियों से सिर्फ अकेले भरा नहीं है। इट कुड ऑल्सो नॉट इंस्टिल इन अ पीपल ऑफ ए सेंस ऑफ ड्यूटी, और ये लोगों में कर्तव्य का जो भाव होता है उसको भी ये इंस्टिल नहीं कर सकते, यानी कि कर्तव्य का भाव भी उनके अंदर पैदा नहीं कर सकता है। एंड ए कमिटमेंट टू वर्क नॉर कोड इट डेवलप द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, और ना ही उनके अंदर जो प्रशासन की जो कला है, जो क्षमता है, जो कौशल है, ना उसका विकास किया जा सकता है। कहने का मतलब है, सीधी सी बात है, अंग्रेजी हुकूमत को गुणगान किया गया है, अंग्रेजी शिक्षा ही सब कुछ है, इकोनॉमिक पावर्स भी हो सकता है, मोरल कैरेक्टर की बात भी कर रहे हैं। तो ये था हमारा अब तक का फर्स्ट पार्ट, बाकी हम कवर करेंगे अपने सेकंड पार्ट में।